हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR किसे कहते हैं, भारत में इससे जुड़े नियम क्या है और इस पर कितना खर्च होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब है कंपनियों को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना। भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नियम 1 अप्रैल 2014 से लागू हैं। इसके अनुसार जिन कंपनियों की सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ या सालाना इनकम 1000 करोड़ या फिर सालाना प्रॉफिट 5 करोड़ की हो तो उनको CSR पर खर्च करना ज़रूरी होता है। ये खर्च 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के कम से कम 2% होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है तो वो चीनी, आटा, मिल्क, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कई कंपनी हैं, कोई जींस मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है, कोई कार बनाती है। इन सारे एक्टिविटीज़ के दौरान ये कंपनी प्रदूषण भी फैलाते हैं और फिर वो जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है उन्हें आमदनी होती है और फिर वो अपनी जेब भरते हैं, जबकि ये प्रदूषण का खामियाजा समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों को उठाना पड़ता है। इन कंपनियों की गतिविधियों के कारण ही लोगों को प्रदूषित हवा और पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इन प्रभावित लोगों को कंपनियों की तरफ से सीधे तौर पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, यानी कि आम लोगों को बिना किसी जुर्म के उसे सजा दी जा रही है। कंपनियां अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने प्रोडक्ट को डेवलप करती है, उसे मार्केट में बेचती है तो उसे आमदनी होती है, लेकिन एक आम इंसान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होते हैं। इन कंपनियों की एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, पानी खराब होते हैं, हवा में जहरीले गैस मिलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता है और इसी तरह से न जाने कितने पॉल्यूशन बढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं आम इंसान को प्रभावित करते हैं। इस कारण ही भारत सहित पूरे विश्व में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे अपनी आमदनी का कुछ भाग उन लोगों पर खर्च करेंगे जिनके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी की संख्या सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि हमेशा हमारे यहाँ संसाधनों की कमी होती है और इसके लिए लड़ना पड़ता है। दुनिया में प्रदूषित शहरों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। इससे देश में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण, इन सभी को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इन सारे चीज की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। एक बड़ी आबादी होने के कारण जो सरकार के द्वारा हमें मदद की जाती है वो जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। सरकारी मदद और सेवा में हमेशा अंतर होता है, लेकिन CSR मेथड इन गैप्स को भरने में काफी मददगार साबित हो रहा है। पहले सिर्फ सरकार ही अकेले काम करती थी जनता के वेलफेयर के लिए, अब ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट में हैं वो भी आम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो CSR के तहत कंपनियां कर रही हैं और वो किस तरह एक आम लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रही है। CSR फंड की मदद से देश में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है। CSR को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। भारत में CSR कानून 1 अप्रैल 2014 को पूरी तरह लागू हो गया। ये कानून सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि वे सभी विदेशी कंपनियों पर भी लागू होते हैं जो भारत में काम करते हैं, जो भारत में अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं या भारत में किसी भी तरह का वो एक्टिविटीज करते हों। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून के अनुसार एक कंपनी को जिसका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उनका सालाना इनकम 1000 करोड़ रुपए या फिर उनका सालाना प्रॉफिट 5 करोड़ का हो तो उनको CSR पर खर्च करना ज़रूरी होता है। ये जो खर्च होता है यह कंपनियों के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% ज़रूर होना चाहिए। कंपनियों के लिए भी CSR के स्टैंडर्ड फिक्स्ड हैं।
उनके मुताबिक ही कंपनियों को अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी गतिविधियों का संचालन करना होता है। इस मामले में कंपनियों को स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस नियम के अनुसार हर कंपनी में एक CSR कमेटी होगी। CSR कमेटी और कंपनी के बोर्ड में यह तय होता है कि कंपनी को कौन कौन सी गतिविधि कब और कहां चलानी है, यानी वो किस तरह समाज में अपना CSR फंड खर्च करेंगे और वो कौन से काम करेंगे, शिक्षा में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, या हेल्थ में करेंगे, या इन्वायरमेंट में करेंगे। ये सब CSR कमेटी और कंपनी के बोर्ड के बीच तय होता है। इस तरह एक डिफाइंड एक्टिविटीज ही CSR के दायरे में आती है। ऐसा नहीं कि कंपनी CSR फंड को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर दे, बल्कि सरकार ने एक स्पष्ट दिशा निर्देश और एक चेकलिस्ट दी है इन कंपनियों को कि आप इन्हीं पर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं CSR फंड के। CSR के तहत कंपनियों को अपने CSR फंड समाज के पिछड़े वर्ग या वंचित लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से काम हैं जो एक कंपनी CSR फंड के तहत कर सकती है। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना ताकि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर सके, वृद्धाश्रम की स्थापना करना, उनके लिए बिल्डिंग बनाना और उनकी रखरखाव करना, साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए काम करना, मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए विशेष रूप से काम करना, जैसे उनके लिए टॉयलेट का निर्माण करना, उनके लिए साफ पानी का उपलब्ध कराना, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना, मतलब उनकी वेलफेयर के लिए हर तरह से काम करना। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सारे से रिलेटेड प्रोग्राम चलाना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करना। इस तरह आप देख रहे हैं ऐसी सारी एक्टिविटीज़ है जिससे एक आम और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारा जा सकता है। यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की समाज के प्रति कि उन्होंने जितने भी प्रॉफिट और पैसे कमाए वो इन समाज से ही कमाए हैं। तो अब टाइम है उस कंपनी को समाज को कुछ लौटाने का। तो वो इन सारे एक्टिविटीज़ के तहत वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं। इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ता है उन पे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे टाटा ग्रुप है, वो नमक से लेकर कार बनाती है। लोग सिर्फ उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि लोग अटैच हैं टाटा ग्रुप से। क्यों? वो इसलिए कि रतन टाटा जो इनके चेयरमैन हैं, उनके मदद करने की हैबिट की वजह से उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना रखी है कि भारत में जब भी कोई संकट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे आगे आते हैं मदद करने के लिए। इस तरह उनके साथ साथ उनकी कंपनी की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। लोग उनके कंपनी पर, उनके प्रोडक्ट और सर्विस पर विश्वास करने लगते हैं और अंत में उनका ही प्रॉफिट बढ़ता है, उनकी कंपनी की ही रेवेन्यू बढ़ती है। कोई देशी या विदेशी कंपनी भारत के बाहर किसी देश पर अगर कोई सामुदायिक कार्य करती है, यानी भारत के बाहर किसी दूसरे देश में कोई वेलफेयर का काम करती है, तो ऐसे खर्च को CSR का हिस्सा नहीं माना जाएगा। CSR एक्ट में साफ लिखा है कि कंपनी को हर हाल में वो पैसे भारत में ही खर्च करने हैं, भारत के लोगों के लिए ही। CSR एक्टिविटीज के तहत कंपनी किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को पैसा दे सकती है ताकि वो आगे CSR एक्टिविटीज में जो भी काम आते वो कर सके। कंपनी कभी कभी खुद भी करती है तो वो कभी कभी किसी ट्रस्ट के द्वारा ये सारे काम करवाती है। लेकिन CSR के तहत अगर किसी राजनीतिक पार्टी को फंड दिया गया है तो वो CSR के दायरे में नहीं आता, वो इस खर्च से अलग होता है। CSR कानून लागू होने के बाद से मार्च 2019 तक CSR के द्वारा 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो चुके हैं। टॉप 5 एरिया जिनमें कंपनियों ने अपने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं वो है हेल्थ एंड मेडिसिन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, रूरल डेवलपमेंट। कारपोरेट कंपनियों के CSR और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम को भारत सरकार हर साल पुरस्कृत करती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चाहती है कि देश की कॉर्पोरेट कंपनियों के बीच एक पॉजिटिव कंपटीशन हो ताकि CSR के कामों को बढ़ावा मिल सके। इस तरह हम देख सकते हैं कि समाज के वंचित और गरीब लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम चलाना पहले सिर्फ सरकार का काम होता था, लेकिन अब से कंपनियां भी इस काम में इंटरेस्ट ले रही है और सरकार इस काम को
कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। भारत के कंपनियों द्वारा समाज के निचले तबके के वेलफेयर को बढ़ावा देना कंपनी और सरकार दोनों के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। CSR में खर्च होने से जहां एक तरफ लोगों के वेलफेयर के लिए होने वाले खर्च से सरकार को थोड़ी राहत मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नज़र में कंपनियों की इमेज बढ़ जाती है। कंपनियों पर लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, जिससे कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने में बहुत आसानी होती है। मैंने आपको टाटा के एग्जाम्पल से बताया था। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं ऐसे ही जनरल इशू से रिलेटेड टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में ज़रा से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किए हैं। आप उसे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।